क्या है ये पुनर्जन्म का सच? क्या विज्ञान इसे मानता है? कैसे सिर्फ 6 साल के बच्चे ने अपने पिछले जन्म के कातिल को कोर्ट से सजा दिलवाई? और सबसे अहम सवाल, क्या पिछले जन्म की यादों को कानून सबूत मानता है? पुनर्जन्म के प्रति आपकी राय चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस वीडियो के बाद आपका नजरिया भी शायद मेरी तरह बदल जाएगा, क्योंकि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पुनर्जन्म पर लिखी गई दुनिया की सबसे मशहूर किताब 20 केसेस ऑफ सजेस्टिव रीइंकार्नेशन, यानी पुनर्जन्म के संकेत देने वाले 20 मामले की ऑडियो बुक समरी। और इसे लिखे हैं अमेरिकी मनोचिकित्सक और न्यूरोसाइंटिस्ट प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन ने। नमस्कार दोस्तों, ऑडियो बुक वाणी में आपका फिर से स्वागत है। अगर आप भी सोच बदलने वाली किताबों की समरी सुनना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। 12 दिसंबर 1983 आगरा से लगभग 14 किलोमीटर दूर बाद गांव में एक बच्चा पैदा हुआ। उस समय किसी को नहीं पता था कि ये बच्चा आगे चलकर भारत के सबसे रहस्यमय व्यक्तियों में से एक बनने वाला है। उस बच्चे का नाम रखा गया तोरन सिंह, लेकिन घर वाले उसे प्यार से टिटू कहते थे। टिटू जब 2-2.5 साल का हुआ तो वो भी बाकी बच्चों की तरह बोलने लगा, लेकिन उसके माँ बाप को फक्र से ज्यादा फिक्र होने लगी, क्योंकि वो अक्सर अपनी माँ से कहता था उसके असली माता पिता आगरा में हैं। वो बार बार अपने माता पिता से कहने लगा, तुम मेरे असली माँ बाप नहीं हो, मुझे मेरे असली घर जाना है। शुरुआत में सबने सोचा ये केवल बचपन की कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे टिट्टू बड़ा हुआ उसकी बातें और अधिक सटीक और सोचने पर मजबूर करने वाली होने लगी। लगभग 4 साल की उम्र में उसने अपने पिछले जीवन का नाम बताया, सुरेश वर्मा, और अपने पिछले जन्म की पत्नी का भी नाम बताया, उमा। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों और परिवार के बारे में उसने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने ये भी बताया कि उसको गोली मारकर हत्या कर दिया गया था, और आगरा के सदर बाजार सौदागर लाइन में उसका सुरेश रेडियोज नाम का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप है। टिटू ने अपने असली घर जाने की जिद कुछ इस कदर पकड़ ली थी कि जब भी कोई सफेद रंग की कार दिखाई देती तो वो कार के पीछे दौड़ जाता था। परेशान होकर टिट्टू के पिताजी टिट्टू को लेकर आगरा बाजार गए और बोले, चलो अपनी दुकान ढूंढकर मुझे दिखाओ कहां है। टिट्टू ने तुरंत उन्हें एक दुकान पर ले गया जिसके ऊपर नाम लिखा था सुरेश रेडियोज। जैसे ही दुकान के अंदर गया, टिट्टू का व्यवहार बिल्कुल मालिक जैसा था। उसने दुकान के अंदर हुई फेरबदल के बारे में भी महिला से पूछताछ की। कंफर्म करने के लिए टिट्टू के पिताजी ने काउंटर में बैठी महिला से पूछा, सुरेश जी कहां हैं? महिला बोली, उनका तो 3 साल पहले गोली मारकर हत्या कर दी गई। उनके पूछने पर महिला ने अपना नाम उमा बताया। बात सच निकली, इसलिए उन्होंने बताया कि हमारा यह 3 साल का बेटा है जो खुद को सुरेश वर्मा बताता है और आपको पत्नी और इस दुकान को अपना दुकान मानता है। बातचीत में सटीकता इतनी थी कि उमा भी हैरान हो गई। दूसरे दिन परिवार के साथ सच्चाई जानने के लिए उमा टिटू के घर गई। टिटू ने देखते ही सबको पहचान लिया और गले मिला, और उसने अपने बच्चे मोनू और सोनू को भी पहचान लिया जो उम्र में उससे बड़े थे, और उमा को बुलाकर अपने करीब बैठा लिया। 3 साल का छोटा सा बच्चा अपने आप को पति मान रहा था। उमा के लिए यह सब कुछ अजीब था। उमा ने जांचने के लिए पूछी, हम आपकी हत्या से 1 दिन पहले कहां गए थे? तो उसने बताया, हम दोहलपुर मेला देखने गए थे और कार के बनोट में बैठकर जलेबी खाए थे। उमा हैरान हो गई। टिटू बिल्कुल सही बता रहा था और वह तुरंत बाहर देखने गया और पूछा, हमारी फिएट कार कहां है और आप लोग मारुति से क्यों आए? असल में सुरेश की हत्या के बाद घर वालों ने सुरेश की सफेद रंग की फिएट कार बेच दी थी। सब कुछ बिल्कुल सच था, लेकिन सपना जैसा। 28 अगस्त 1983 को शाम को लगभग 8:30 बजे, यानी टिटू पैदा होने से लगभग 3.5 महीने पहले, खुद के घर के सामने 2 लोगों ने गोली मारकर सुरेश की हत्या कर दी थी। अब एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, जब टिटू को यह सब याद था तो क्या उसे अपने हत्यारों की पहचान भी याद थी? जी हां, यह घटना तत्कालीन मीडिया में विश्व भर में इतना तहलका मचाने वाली थी कि मजबूरन पुलिस को टिटू का बयान लेना पड़ा। बयान में टिटू ने बकायदा नाम लेकर बोला, मुझे बलबीर सिंह ने गोली मारी थी। बलबीर सिंह सुरेश वर्मा का बिजनेस फ्रेंड था। बयानों के आधार पर पुलिस ने बलबीर को गिरफ्तार किया और पूछताछ में उसने गुनाह भी कबूल किया। इसी आधार पर सुरेश वर्मा मर्डर केस की फाइल दोबारा खुल गई और पहली बार पुनर्जन्म से जुड़ा मामला
कोर्ट पहुंच गया और अपराधी को जेल भी हुई। सबूत के तौर पर कोर्ट में वो सारे रिसर्च पेपर भी पेश हुए जो इस पूरी केस स्टडी में डॉक्टर एंटोनिया मिल्स और प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन ने इस घटना की वैज्ञानिक ढंग से जांच करके तैयार किए थे। रिसर्च के दौरान उन्होंने सुरेश के पोस्टमार्टम की मेडिकल रिपोर्ट्स भी निकलवाई थीं, जिसमें लिखा था कि गोली दाहिने कान के पास से घुसकर बाएं कान के पीछे से निकली थी। और कमाल की बात यह है कि टिटू के दोनों कानों के पास भी समान जगह पर जन्मजात निशान थे, जो बिल्कुल वैसा ही थे जैसे दाईं तरफ से गोली घुसी हो और बाईं तरफ से निकल गई हो। यहीं पर लेखक ने यह बात स्वीकारा है कि बर्थ मार्क और पिछले जीवन के बीच कोई कनेक्शन हो सकता है। और आगरा कोर्ट ने भी सभी सबूतों के आधार पर यह मान लिया था कि टिटू उर्फ तोरण सिंह ही सुरेश वर्मा का पुनर्जन्म है। यह पहला ऐतिहासिक और डॉक्यूमेंटेड मामला था जहां पुनर्जन्म से जुड़े सबूत कोर्ट में स्वीकार किए गए थे। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, न ही कोई फिल्म की स्टोरी, बल्कि यह एक जीता जागता सच है, क्योंकि टिटू सिंह पढ़ लिख कर अब डॉक्टर तोरण सिंह बन गए हैं और वो 2012 से वाराणसी के बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर हैं और प्राकृतिक चिकित्सा और योग चिकित्सा पढ़ाते हैं। जब मैंने यह वीडियो बनाने के लिए रिसर्च शुरू किया तो टिटू सिंह का यह मामला मुझे सबसे दिलचस्प लगा, क्योंकि वो जीवित हैं और पढ़े लिखे भी हैं, जो सच्चाई को सच की तरह व्यक्त करने में भी सक्षम हैं। वैसे तो इंटरनेट में उनके बारे में कई बातें भ्रामक भी मौजूद हैं, लेकिन कुछ महीने पहले हुए उनके पॉडकास्ट और इंटरव्यू के तथ्य मुझे सबसे भरोसेमंद लगे, जिसमें तोरण सिंह ने यह तक बताया कि उन्हें पिछले जन्म के बैंक अकाउंट नंबर तक याद थे और यह भी बताया कि उन्हें याद था कि उनकी अर्थी को किस किस ने कंधा दिया था और अंतिम संस्कार में कौन कौन लोग शामिल हुए थे। वो अब भी अपने पिछले जीवन की यादों को याद कर सकते हैं और अक्सर अपने पिछले परिवार से मिलने आगरा जाते रहते हैं। कहा जाता है कि टिटू सिंह से कंफर्मेशन के लिए 31 सवाल पूछे गए थे, जिसमें से 30 सवालों का उन्होंने सही और सटीक जवाब दिया था। इस केस ने हमें यह सिखाया कि जीवन केवल एक लिनियर यात्रा नहीं है, कभी कभी यह एक सर्कल की तरह होता है जहां शुरुआत और अंत एक ही जगह मिलते हैं। टिटू सिंह का यह केस न सिर्फ आश्चर्यजनक है, बल्कि वैज्ञानिक और तथ्यों पर आधारित प्रमाण भी है, जो ये साबित करता है कि हमारी समझ से परे भी कुछ चीजें हो सकती हैं। कुछ रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं पुनर्जन्म के बारे में पक्ष या विपक्ष में अपनी राय प्रस्तुत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि जब सबूत सच बनकर सामने खड़ा हो तो कोई भी राय, कोई भी धारणा हिलती जरूर है और हिलनी भी चाहिए। लेकिन आज हम जिस किताब का जिक्र कर रहे हैं, उस किताब में टिटू सिंह का यह घटना शामिल नहीं है, क्योंकि यह किताब 1966 में पब्लिश हुई थी और टिटू सिंह का मामला 1988-79 के आसपास का है। लेकिन इस केस का बारीकी से स्टडी करने वाले व्यक्ति प्रोफेसर इयान स्टीवेंसन ही थे, जो इस किताब के लेखक हैं। उन्होंने अपनी एक सहयोगी डॉक्टर एंटोनिया मिल्स के साथ मिलकर इस मामले का अध्ययन किया था। स्टीवेंसन मशहूर अमेरिकी मनोचिकित्सक और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर थे, जिन्होंने 40 साल से भी ज्यादा समय पुनर्जन्म पर खोजबीन करने में विभिन्न देशों में बिताया और 3000 से भी ज्यादा मामलों का अध्ययन किया, जिनमें से 20 चुनिंदा घटनाओं पर उन्होंने किताब लिखी, जिसका नाम दिया 20 केसेस ऑफ सजेस्टिव रीइंकार्नेशन, यानी पुनर्जन्म के संकेत देने वाले 20 मामले, जिनमें से 7 केस भारत के हैं। और अब हम उन 7 मामलों को सिर्फ एक मिनट में छोटकरी में समझते हैं। जसबीर लाल जाट का पुनर्जन्म। जसबीर लाल जाट का जन्म 1950 में रसूलपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। 1954 में जब वो 4 साल का था, माना गया कि चेचक से उसकी मृत्यु हो गई थी, लेकिन दफनाने से पहले ही वो पुनर्जीवित हो उठा। जसबीर ने खुद को बताया कि वो बहेदी गांव का शंकर का बेटा था, जो लगभग 20 मील दूर था। वो वहां जाने की लगातार मांग करता रहा। उसकी ये इंसिस्टेंस और बदलता व्यवहार उसके परिवार के लिए चिंता का कारण बन गया। वो 2 साल तक अपने घर का खाना नहीं खाता था, जब तक कि उसे ब्राह्मण तरीके से नहीं तैयार किया गया। जसबीर के बयान वहेदी के त्यागी परिवार तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जसबीर के बयानों में उनके बेटे शोभा राम की यादें मिलती जुलती थीं, जिसकी मौत कुछ साल पहले रथ से गिरने से हुई थी। जब जसबीर को त्यागी परिवार के पास ले जाया गया, वो बिना किसी परेशानी के सही घर तक पहुंच गया। वहां उसने परिवार और उनके मामलों के बारे में सटीक जानकारी दी। इस सब ने उसके अपने परिवार को बहुत भावनात्मक रूप से प्रभावित किया।
जसबीर का संबंध अब त्यागी परिवार से इतना गहरा था कि अपने परिवार को भी यह देखकर दुख हुआ। स्वर्णलता मिश्रा का पुनर्जन्म। स्वर्णलता मिश्रा का जन्म 1948 में मध्य प्रदेश के शाहपुर में हुआ था। 3 साल की उम्र में स्वर्णलता अपने पिता के साथ कटनी गांव से गुजरते हुए अचानक बोली, ये सड़क मेरे घर की तरफ जाती है। और फिर उसने अपने पिछले जीवन की कहानी बताई। वो कहती थी कि वो हीरा लाल पाठक की बेटी और 2 बेटों की मां बिया थी। उसने अपने पुराने घर का विवरण दिया। 4 प्लास्टर वाले कमरे, लोहे की सलाखों वाले दरवाजे और पत्थर का फर्श। उसने बताया कि घर के पीछे एक स्कूल था, रेलवे लाइन थी और चूने की भट्टियां भी थीं। परिवार के पास एक मोटर गाड़ी भी थी। स्वर्णलता ने कुछ अनोखे नृत्य और गीत भी प्रस्तुत किए जो उसने कभी नहीं सीखे थे और वो बंगाली भाषा में थे। परिवार ने उसके कथनों को नोट किया और कटनी में पाठक परिवार को ढूंढा। पाठक परिवार ने पुष्टि की कि स्वर्णलता की बातें उनकी बेटी बिया से बिल्कुल मेल खाती थीं, जिसकी मृत्यु लगभग 9 साल पहले हुई थी। मल्लिका पुनर्जन्म मद्रास। 1956 में मल्लिका का परिवार पांडिचेरी आया और एक अपार्टमेंट किराए पर लिया। 4 साल की उम्र में मल्लिका जब ऊपर मकान मालिक वाले फ्लैट में गई तो उसने कुछ कढ़ाई वाले कुशन देखकर कही, ये मैंने बनाए हैं। घर की मालकिन ने बताया कि वे कुशन उसकी बहन देवी ने बनाए थे, जो लगभग 10 साल पहले बुखार से मर चुकी थी। बाद में मल्लिका को देवी के परिवार के घर ले जाया गया। वहां उसने तस्वीरों में देवी के माता पिता और भाई को सही पहचान लिया। उसने ये भी बताई कि उसका एक भाई ज्यादातर घर से बाहर रहता है, जो सच निकला। मल्लिका देवी के माता पिता और भाई से असामान्य रूप से जुड़ने लगी और अपने वास्तविक माता पिता से कम। प्रमोद शर्मा का पुनर्जन्म। प्रमोद शर्मा का जन्म 1944 में बिसावली, उत्तर प्रदेश में हुआ। 2.5 साल की उम्र में प्रमोद ने अपनी मां से कहा कि वो खाना ना बनाए, क्योंकि मुरादाबाद में उसकी एक मां है जो उसके लिए खाना बना रही है। धीरे धीरे उसने और बातें बतानी शुरू की। उसने कहा कि मुरादाबाद, जो लगभग 90 मील दूर था, वहां उसकी एक बड़ी सोडा और बिस्कुट की दुकान है और वो उसे वहां ले जाने की मांग करने लगा। प्रमोद बताता था कि पिछले जन्म में वो बहुत ज्यादा दही खाने के बाद बीमार हो गया था। ये बात मुरादाबाद के मेहरा परिवार तक पहुंची। उन्होंने देखा कि प्रमोद के कथन उनके मृतक भाई और साझेदार परमानंद मेहरा की यादों और परिस्थितियों से पूरी तरह मेल खाते थे। परमानंद की मृत्यु 1943 में बहुत ज्यादा दही खाने से बीमार होने पर हुई थी। जब प्रमोद 5 साल का हुआ तो उसे मेहरा परिवार से मिलने ले जाया गया। वो तुरंत कई सदस्यों को पहचानने लगा और परमानंद के अनुरूप व्यवहार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने एक ऐसे व्यक्ति का भी जिक्र किया जो उसके कर्जदार थे। उस व्यक्ति ने स्वीकार किया कि परमानंद की मृत्यु से पहले वो सच में कर्जदार था। प्रमोद ने घर और परमानंद की मृत्यु के बाद हुए परिवर्तनों का सटीक अवलोकन भी किया। प्रकाश वार्ष्णेय का पुनर्जन्म। प्रकाश वार्ष्णेय का जन्म 1951 में छत्ता, उत्तर प्रदेश में हुआ था। 4 साल की उम्र में प्रकाश कई बार रात में घर से भाग जाता था और कहता, मैं कोसी कलां का रहने वाला हूं, मेरा नाम निर्मल है और मेरे पिता का नाम भोलानाथ है। बाद में उसने निर्मल के रिश्तेदारों और दोस्तों के नाम बताए, उनके घर और 4 दुकानों का विवरण दिया और अपने पुराने घर जाने की गुहार लगाई। परिवार ने उसे चुप कराने की कोशिश की, लेकिन जब प्रकाश को कोसी कलां ले जाया गया, वो सहज रूप से निर्मल के माता पिता, भाई बहनों और पड़ोसियों को पहचानने लगा। वो भावनात्मक लगाव भी दिखाने लगा। उसने घर और दुकान के कमरों को भी बिल्कुल सही पहचाना। रविशंकर का पुनर्जन्म। रविशंकर का जन्म 1951 में कन्नौज, उत्तर प्रदेश में हुआ। वो दावा करता था कि वो अशोक उर्फ मुन्ना कुमार था, जो जनवरी 1951 में पड़ोस में रहने वाले नाई जागेश्वर प्रसाद का बेटा था। कहता था कि उसकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। 2 साल की उम्र से रवि ये बताने लगा था कि उसके हत्यारे कौन थे, कहां घटना हुई थी और मृतक के जीवन और मौत से जुड़ी दूसरी बातें क्या थीं। जब रवि को जागेश्वर प्रसाद से मिलाया गया, वो उन्हें सही रूप में पहचान पाया। उसने मुन्ना की कुछ व्यक्तिगत वस्तुएं भी बिल्कुल सही बताईं, जैसे खिलौना पिस्तौल और लकड़ी का हाथी। उसकी गर्दन पर बना निशान भी हत्या के घाव से मेल खाता था। शुक्ला गुप्ता का पुनर्जन्म। शुक्ला गुप्ता का जन्म 1954 में कांपा, पश्चिम बंगाल में हुआ। 3 से 4 साल की उम्र में
शुक्ला ने अपने पिछले जीवन के बारे में बताना शुरू किया। वो कहती थी कि वो भाटपारा में रहती थी, जहां उसकी छोटी बेटी मीनू और उसका पति था। उसने परिवार का घर और वहां जाने का रास्ता दिखाने की बात की और जोर देकर कहा कि अगर उसे नहीं ले जाया गया तो वो अकेले चली जाएगी। जब परिवार भाटपारा गया, शुक्ला ने माना परिवार के 20 से अधिक सदस्यों को पहचान लिया। उसने मीनू के पिता और घर के दूसरे विवरण भी बिल्कुल सही बताए। उसने नवजात पुत्र और दूसरे स्थानों का सटीक विवरण भी याद किया। ऐसे ही इस किताब में लेखक ने श्रीलंका के 3, ब्राजील के 2, अमेरिका के 7 और लेबनान का 1 करके कुल पुनर्जन्म के 20 केस स्टडीज को एकत्रित करके बड़ी गहराई से प्रस्तुत किया है। चलिए 1 मिनट में यह भी समझते हैं कि विज्ञान पुनर्जन्म के बारे में क्या कहती है। आधुनिक न्यूरोसाइंस कहती है कि हमारी यादें, हमारा व्यक्तित्व, ये सब ब्रेन की गतिविधियों से पैदा होते हैं। जब ब्रेन मर जाता है तो यादें भी खत्म हो जाती हैं। इसलिए न्यूरोसाइंस के अनुसार मृत्यु के बाद यादों का ट्रांसफर होना प्रैक्टिकली असंभव माना जाता है। तो फिर इयान स्टीवेंसन जैसे वैज्ञानिक इतने सीरियस क्यों थे? शायद वो चाहते थे विज्ञान को एक बेहतरीन दस्तावेज मिले। 40 सालों की लंबी खोज और इतने प्रमाणों के बावजूद भी स्टीवेंसन ने कभी नहीं कहा पुनर्जन्म साबित हो गया। उन्होंने कहा, इन घटनाओं को देखते हुए ये मानना कि ये सिर्फ संयोग से हो सकती हैं, शायद सही नहीं होगा। पुनर्जन्म होता है या नहीं, इसके प्रति आप कुछ भी धारणा बना सकते हैं, उससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बहुत जरूरी सबक है जो हम सबको सीखना चाहिए। वो है अपनी अज्ञानता स्वीकारने की कला। जो बात हमें पता नहीं है, पता नहीं कहने में हमें दिक्कत क्यों होती है? खुद को ज्ञानी साबित करने में हम इतने पागल क्यों हैं? जिन सवालों के बारे में हमें जरा भी जानकारी नहीं होती, उनके जवाबों के बारे में हमारे पास बहुत बड़े बड़े दावे होते हैं, चाहे वो सवाल भगवान होने का हो या ना होने का। जरा सोचिए, वो वैज्ञानिक जो सबूतों को सबूत बनाकर भी दावा नहीं करता, तो हम परिकल्पना को प्रमाण बनाने में क्यों तुले हुए हैं? अगर आप भी ये किताब खरीदकर पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे बैग आइकन पर क्लिक करें। आपको मूल्य में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन चैनल को मामूली सा सहयोग मिलेगा। दोस्तों, इस ऑडियो बुक को सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपने एक कठिन विषय को समझने की कोशिश की। यही बात आपको करोड़ों में अलग बनाती है। अगर इस यात्रा में आपको कोई एक भी विचार दिल को छू गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए क्या आपके आसपास भी पुनर्जन्म की कोई घटना हुई है। और ऐसे ही गहराई वाले विचारों को सुनने के लिए ऑडियो बुक वाणी को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि ये जानकारी समाज के लिए जरूरी है तो वीडियो को शेयर कीजिए। याद रखिए, बेहतर समाज बेहतर विचार से बनता है और वो विचार आप जैसे लोगों से पैदा होता है। जल्द मिलेंगे एक और जबरदस्त बुक समरी के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आपके लिए शुभकामनाएं और धन्यवाद।